नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में। इस वक्त की सबसे जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये कि उत्तराखंड के नए सीएम होंगे पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि विधायक दल की बैठक में तय हुआ नाम उधम सिंह नगर के खटीमा से विधायक हैं पुष्कर सिंह धामी। और अब से कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें शपथ लेंगे पुष्कर धामी। तीरथ सिंह रावत ने किया पुष्कर के नाम का ऐलान। आज शाम 6 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। राजभवन में चल रही है समारोह की तैयारी। तो आपको बता दें कि कल रात से ही ये अटकलें तेज हो गई थी कि आखिरकार उत्तराखंड को नया मुख्यमंत्री के तौर पर यानी अगला नाम कौन होगा, और कई नामों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन सबसे युवा चेहरा पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई। आज जब विधायक दल की बैठक बुलाई गई तो सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी के नाम की चर्चा हुई और उस पर मुहर लगा दी गई। यानी उत्तराखंड को 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी का नाम तय हो गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है कि एनडी तिवारी जो सिर्फ 5 साल अपने कार्यकाल पूरे किए थे, इसके बाद कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हुए जो अपने कार्यकाल यानी पूरी तरीके से निभा पाए हों। और अब बीजेपी में यानी कि ये तीसरे मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और अब पुष्कर सिंह धामी। 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुष्कर सिंह धामी के सामने एक बड़ी चुनौती है उत्तराखंड को जिताने के लिए, और बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है। और पुष्कर सिंह धामी का सफरनामा 16 सितंबर 1975 को पुष्कर सिंह धामी का जन्म हुआ। आपको बता दें कि मानव संसाधन प्रबंधन में मास्टर हैं पुष्कर धामी। उधम सिंह नगर के खटीमा से विधायक हैं पुष्कर धामी। दोबारा विधायक चुने गए हैं। बीजेपी के कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं पुष्कर सिंह धामी। ये उनके राजनीतिक जो सफरनामा है वो हम आपको बता रहे हैं। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं पुष्कर सिंह धामी और अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 1990 से 1999 तक एबीवीपी में विभिन्न पदों पर काम किया है पुष्कर सिंह धामी। शहरी विकास अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी के करीबी हैं पुष्कर सिंह धामी और आज युवा चेहरा के तौर पर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 16 सितंबर 1975 को पुष्कर धामी का जन्म हुआ था। एक बार आपको फिर से बता दें, पुष्कर धामी जो अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। उत्तराखंड में नए मुख्यमंत्री यानी पुष्कर सिंह धामी अब मुख्यमंत्री होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये कि बीजेपी ने युवा चेहरा पर दांव लगाया है और इस पर हम विभिन्न एक सिलसिलेवार तरीके से चर्चा करना चाहेंगे कि आखिरकार आने वाला जो समय है वो कितना कठिन हो सकता है, या फिर पुष्कर सिंह धामी जिस तरह से संगठन में उन्होंने लंबा समय दिया है, काफ़ी मेहनत की है उन्होंने। कहा यह जा रहा है कि पूरे उत्तराखंड में युवाओं पर काफ़ी पकड़ है पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि बेरोजगारी के मुद्दे पर वो लगभग 2002 से 2008 तक पूरे उत्तराखंड का दौरा करके युवाओं को इकट्ठा करके और बेरोजगारी पर एक बहुत ही अलग अलग जगहों पर रैली उन्होंने की थी। और कहा यह जाता है कि बीजेपी में युवा चेहरा में सबसे मजबूत दावेदार के तौर पर और सबसे परिपक्व के तौर पर इनकी गिनती है। और ऐसे में अब मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मुहर लग गई है। अब से कुछ ही देर पहले जो बीजेपी के बैठक हुई थी यानी कि विधायक दल की जो बैठक हुई उसमें तीरथ सिंह रावत ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा और फिर सभी ने इस नाम पर मुहर लगा दी है। तो आपको बता दें कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री के तौर पर अब से कुछ ही देर बाद शपथ लेंगे। और आइए, जब नाम का ऐलान हो गया कि पुष्कर सिंह धामी होंगे मुख्यमंत्री, फिर पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस से बात की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। पूर्व सैनिक के पुत्र को, जो कि एक सामान्य परिस्थितियों में पिथौरागढ़ के सीमांत जिले में मैं पैदा हुआ, कनाली छेना तहसील में, जो कि पहले की डीडीहाट तहसील होती थी, और खटीमा मेरा विधानसभा क्षेत्र है, मेरी कर्मभूमि है, मुझे सेवा का अवसर दिया है। मैं निश्चित रूप से अपने पार्टी के हाईकमान को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, पूरे हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को और प्रदेश के नेतृत्व को पूरा करेंगे सर। देखिए, जो भी जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम लोग जो है लगातार सबका सहयोग लेकर, सब लोगों को लेकर काम करेंगे। चुनौती भी है और निश्चित रूप से एक चुनौती, और चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। सबका सहयोग लेकर हम जो है पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जनता की सेवा करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि जनता की सेवा, और निश्चित रूप से जो मेरे पूर्ववर्ती लोगों ने जो काम को आगे बढ़ाया है उस काम को आगे बढ़ाऊंगा। चलिए, चुनौती भी है।
तो पुष्कर सिंह धामी मीडिया से बात करते हुए ये कहते हुए कि सैनिक का बेटा हूं। और सुरेश जोशी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। बहुत बहुत स्वागत है आपका। उत्तराखंड को एक नया मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी मिलने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद वो शपथ लेंगे। आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं संगठन को लेकर। देखिए सागर जी, आप और हम जब अभी वार्ता कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं जी, तो एक ऐसी परिस्थिति संवैधानिक प्रदेश के अंदर जो खड़ी हुई थी चुनाव को लेकर के, जो 2 उपचुनाव हमारे प्रदेश में होने थे, उन उपचुनावों को न होने के कारण जो परिस्थितियां बनी, उन परिस्थितियों में जो हमारे मुख्यमंत्री थे तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने कल इस्तीफा दिया था। और आज भारतीय जनता पार्टी के विधानमंडल दल ने सर्वानुमति से, सबकी सहमति से पुष्कर सिंह धामी जी को मुख्यमंत्री का जो है कि उम्मीदवार बनाया और वो कुछ देर बाद शपथ लेंगे और विधिवत तौर पर वो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां तक देखिए पुष्कर सिंह धामी जी का प्रश्न है, पुष्कर सिंह धामी जी को सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ठीक है, आपने कहा कि संवैधानिक खतरा को लेकर कहीं ना कहीं ये निर्णय लिया गया, लेकिन क्या जब तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद के लिए यानी चयनित किया गया था, जब नाम का ऐलान किया गया था, जब वो शपथ ले रहे थे, उससे पहले भी तो विचार करना चाहिए। सिर्फ क्या संवैधानिक खतरा ही एक मुद्दा है, या फिर पार्टी में जो हमेशा से होता रहा है एक अंदरूनी जो कलह है या फिर गुटबाजी है, वो कहीं ना कहीं तीरथ सिंह रावत की कुर्सी पर हावी रही? नहीं, देखिए पहली बात तो सागर जी मैं आपको ये अवगत कराऊं जी कि जिस समय तीरथ सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसके बाद जो है परिस्थितियां बहुत तेजी से बदली, क्योंकि कोरोना का जो काल आया उससे पहले नहीं लगता था कि सेकेंड लहर आएगी और वो इतना जबरदस्त एक भयावह स्थिति प्रदेश के अंदर, देश के अंदर बनेगी। उन परिस्थितियों के कारण मैं ये कह सकता हूं कि ये परिस्थितियां भी खड़ी हुई हैं। इसलिए उस समय के आकलन को करना न करना वो अलग विषय था, उस समय अलग था और बाद में समय अलग हो गया। लेकिन उसके बाद तो सल्ट का उपचुनाव तो हुआ ही ना उनके मुख्यमंत्री काल में। नहीं, सल्टे का जब उपचुनाव हुआ था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उनको कोरोना पॉजिटिव हो गए थे और उस समय वो कुछ समय अस्पताल में रहे, उसके बाद वो घर पे क्वारंटीन हो गए थे। उस समय उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। लेकिन आज के दिन जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो एक सर्वानुमति से लिया गया निर्णय, और मुझे लगता है कि जो ये निर्णय लिया गया है एक सफलतम निर्णय मैं इसको इसलिए मानता हूं क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी अभी मात्र 44-45 साल की उनकी उम्र है और एक युवाओं के वो चहेते नेता हैं। और इस प्रदेश के अंदर या देश के अंदर जो आज मतदाता है वो युवा है। युवा चाहता है कि भाई हमारा नेतृत्व करने के लिए युवा आए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस सोच को दृष्टिगत रखते हुए, जैसे आपने अभी बाइट दिखाई थी कि पुष्कर जी एक तरफ तो युवा हैं और दूसरा जो ये सैनिक बाहुल्य प्रदेश है उत्तराखंड, वो भी एक पूर्व सैनिक के ही जो है कि पुत्र हैं। और एक सीमांत जनपद जो हमारा पिथौरागढ़ जनपद है, जिस जनपद को मैं भी बिलोंग करता हूं, जहां से मैं रहता हूं जिस जनपद में, वो उसी जनपद में उनका निवास स्थान और खटीमा से वो विधायक हैं। अभी वर्तमान में वो खटीमा में रहते हैं। यानी सीमांत के क्षेत्र से लेकर के, युवा से लेकर के, पूर्व सैनिक से लेकर के उनकी जो पृष्ठभूमि है और साथ ही साथ बहुत लंबे समय तक उन्होंने युवाओं के बीच में काम किया है और उनकी जो पढ़ाई, अपनी शिक्षा दीक्षा जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में उन्होंने की है, बिल्कुल उन्होंने छात्र संघ जी लगातार हम वो दिखा रहे हैं कि पुष्कर सिंह धामी एक बहुत ही जुझारू रहे हैं, बहुत मेहनत करके, वो एक साधारण परिवार से पढ़ लिख करके और फिर आगे बढ़े हैं और राजनीति में भी उन्होंने बहुत मेहनत की है। और बीजेपी का जो निर्णय है वो कहीं ना कहीं ठीक, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब विकास की गति तेज होने लगती है और फिर चेहरा बदल देने से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ। जब भी सरकार आपकी रहे हो, चाहे कांग्रेस की रहे हो, लगातार इस तरह के मौके वहां पर आते हैं। संजय भट्ट से हम प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे। संजय भट्ट जी, और संजय भट्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के नेता। बहुत स्वागत है आपका। और जय सिंह रावत जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले हम जय सिंह रावत जी के पास हम आना चाहेंगे। जय सिंह जी, उत्तराखंड का ये इतिहास रहा है, 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर 21 साल 10वें मुख्यमंत्री, क्या कहना चाहेंगे आप? चलिए, धन सिंह रावत जी की मेरे हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी संजय भट्ट, आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? देखिए, प्रतिक्रिया तो क्या दें, अब ये उत्तराखंड का इन्होंने खिलवाड़ बना रखा है
मुझे लगता है कि उत्तराखंड को भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रयोगशाला बना दिया है। यहाँ बार बार मुख्यमंत्री बदलना, इसके सिवाय ये लोग कुछ नहीं करते हैं। जब पहली इनकी अंतरिम सरकार रही थी 2 साल की, उसमें भी इन्होंने 2 मुख्यमंत्री दिए। फिर जो 2007 से 12 तक रही, उसमें 3 मुख्यमंत्री दिए। अब फिर से ये 3 मुख्यमंत्री दे रहे हैं, और संभव है कि चौथा मुख्यमंत्री भी दे दें। इसमें भी कोई ये नहीं कि नहीं दे सकते थे, हो सकता है कि इस कार्यकाल में ये चौथा मुख्यमंत्री भी दे दें। तो ये लगातार इसी प्रकार का काम करते रहे हैं, और जिससे उत्तराखंड की जो जनता है, भोली भाली जनता, वो अपने को ठगा सा महसूस करती है। जी क्यों अब ये इसके ऊपर ये कहते हैं कि संवैधानिक संकट था। अरे भैया, कैसा संवैधानिक संकट था? कोई संवैधानिक संकट नहीं था। ये सिर्फ बरगलाया जा रहा है कि संवैधानिक संकट था। असल में पहले जो मुख्यमंत्री थे वो 0 वर्क मुख्यमंत्री थे। TSR1 TSR2 आए, वो 0 विजन मुख्यमंत्री थे। तो इन्होंने अपना इंटरिम, भारतीय जनता पार्टी ने जो अंतरिम वो करवाया था सर्वे पूरे उत्तराखंड में, उसमें ये निकल के आ रहा था कि सिर्फ 15 सीटें आएगी। इसीलिए इन्होंने ये मुख्यमंत्री बदला है, और सिर्फ इसी कारण ये मुख्यमंत्री चेंज करके सोच रहे हैं। जैसे इन्होंने पहले TSR1 को बदला, इसीलिए बदला था कि भाई उनकी छवि खराब हो गई है। अब TSR2 को भी इसीलिए बदला, छवि खराब हो गई है। असल में भारतीय जनता पार्टी की जो ये पूरी हाईकमान है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये नहीं समझ पा रही कि छवि से कुछ नहीं होगा। आप काम कीजिए, जनता के लिए काम कीजिए। जनता ने आपको प्रचंड बहुमत 57 सीटें इसलिए नहीं दी कि आप रोज रोज एक नया नया मुख्यमंत्री लाएंगे, बल्कि इसलिए दी थी कि उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। उत्तराखंड में जो आज भी पहाड़ों में इतनी दिक्कतें हैं, न जाने कितनी दिक्कतें हैं, पहाड़ का जीवन ही पहाड़ सा है। ठीक है, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उन दिक्कतों पे काम करते नहीं ये लोग, करने के लिए उत्तराखंड अलग राज्य बना था। 2022 में फिर आ जाएगी। सुरेश जोशी जी, संजय भट्ट ने जो बातें कही है, क्या आप उससे सहमत हैं कि ये वहाँ पर जो बार बार इस तरह की समस्याएं वहाँ पर पैदा होती है, कहीं ना कहीं ये एक अंदरूनी कलह की वजह से होती है? उत्तराखंड की जनता जिस उम्मीद के साथ वो किसी पार्टी को चुनती है, या फिर विकास को लेकर, या उत्तराखंड जिस तरीके से अलग हुआ जिस राज्य के विकास को लेकर, कहीं ना कहीं वो जो बुनियादी चीज़ें हैं वो आज भी वहीं पर है। सुरेश जोशी जी। देखिए सागर जी, अगर हम उत्तराखंड के विकास की परिचर्चा करेंगे तो ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी जी। अगर हम 20 वर्षों के अंदर की चर्चा करें तो 20 वर्षों में आप निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि आज जो आवागमन की सुविधाएं हैं, जो रोड ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, जो पेयजल है, जो स्वास्थ्य है, जो शिक्षा है, उसमें कहीं न कहीं जो रिमोट का उत्तराखंड है, जो आज से 20 साल पहले क्या इतनी सड़कें थोड़ा ना उत्तराखंड में थी, या पेयजल की इतनी योजनाएं थोड़ा ना उत्तराखंड में थी, या शिक्षा स्वास्थ्य जैसे विषयों पे इतना धन थोड़ा हमको जो है कि जनपदों में खर्च करने के लिए जिला प्लान या स्टेट सेक्टर या सेंट्रल की एजेंसी हमको देती थी। क्योंकि जब हम अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 800-900 करोड़ रुपए हमको मिलता था, लेकिन आज 50,000 करोड़ से ज्यादा का बजट हमको मिल रहा है। तो वो बजट कहीं न कहीं प्रदेश के विकास में खर्च हो रहा है। ये कहना तो मेरा एक तरफ से बेईमानी होगा कि भाई 20 सालों में उत्तराखंड में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, या उत्तराखंड का जो है होना ही है। देखिए, जब भी कोई सरकार बनती है या फिर कोई विधायक चुने जाते हैं तो वो एक संवैधानिक सिस्टम है कि आपको फंड मिलेंगे और विकास आपको करना है, पैसे आपको खर्च करने हैं, वो तो होना ही है। लेकिन जो एक्चुअल जो मुद्दे थे, उस मुद्दे से आज भी हम कोसों दूर हैं सुरेश जोशी जी, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है राजनीतिक उठापटक। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि छोटे राज्यों में ये सारे, अगर आप देखेंगे देश के जितने भी छोटे राज्य हैं, इस तरह की समस्याएं, इस तरह की प्रॉब्लम से हैं, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि भाई हमने जो 5 साल पहले इस सरकार में मैंडेट लिया था जी, बिल्कुल, हम लोग जो और है सुरेश जोशी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार बहुत देर से जय सिंह रावत जी जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही थी, हम उम्मीद करते हैं कि अब आवाज़ पहुंचेगी। जी सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या जी, सबसे पहले हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे आपके अनुभव के अनुसार से कि नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को चुन लिया गया है, आपसे कुछ ही देर बाद वो शपथ भी लेंगे। जो उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है उसमें ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक एनडी तिवारी ही अपने कार्यकाल को सबसे वो पूर्ण कर पाए थे। इसके बाद कोई भी पार्टी हो, कुछ न कुछ इस तरह की बातें हो जाती है। आप बताइए क्या दिक्कत आती है? क्या संवैधानिक खतरा जो बार बार कहा जा रहा है यही एक मुद्दा है? नहीं, संवैधानिक भी था, भले ही उसके बीजेपी के लोग कल तक ही तो
मना कर रहे थे, कह रहे थे कोई संवैधानिक खतरा नहीं है, संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं है। जी। तो आज अचानक तो संवैधानिक संकट कैसे पैदा हो गई, जब कल तक तो मना कर रहे थे? अगर नहीं थी तो फिर क्यों बदला गया? तो फिर तो आप गंगोत्री से चुनाव लड़ाते, आप हल्द्वानी से चुनाव लड़ाते, और ये भी बात होती थी कि 6 विधायक उनके लिए पार्टी उसके सीट छोड़ने के लिए तैयार है, वहां से करा लेते। तो वो वाली बात तो अब रहेगा, लेकिन एक जो बात उठ के आ रही है अब चल कि ऐसा लग रहा था कि हो सकता है गंगोत्री से सीखे, जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें है तो सही, उसकी साल भर से पहले अगर चुनाव बाई इलेक्शन कराना हो तो नहीं कराया जाता, नहीं कराया जा सकता। केवल इस 1996 के बाद केवल 2 बार हुआ है, दोनों बार भारी बवाल उसमें हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, और है ना, और सुप्रीम कोर्ट में विड्रॉ किया गया केस, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था। अब पता नहीं क्या होता उसके बाद वही जाने, लेकिन ये बवाल तो होता ही, लेकिन बावजूद इसके उसमें मनाही भी नहीं है। जो हमारे पास जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो तो गुवाहाटी की हाई कोर्ट की बेंच है, जो कोहिमा बेंच का फैसला है, उसमें ये कहा गया था कि आप चुनाव करा भी सकते हैं, मतलब चुनाव कराने पे मनाही नहीं है जी। मतलब वो उसके विवेक पर निर्भर है कि निर्वाचन आयोग चाहे तो करा भी सकता है, और साधारण परिस्थितियां तो नहीं करा सकता है। तो ये चाहते तो चुनाव करा भी सकते थे, मतलब अगर अपने पर जिद में आ जाते करा भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने कराया नहीं। उसका कारण ये बताया जा रहा था ऐसा ना हो कि चुनाव हार न जाए जी। अब हारने के भी कई और कारण थे, मतलब मैं ये देखिए तीरथ सिंह रावत भी मिलनसार हैं, भले इंसान है, काफी कुछ वो करना भी चाह रहे थे, उन्होंने इच्छा जहां तहाँ हो गए भी, काफी उन्होंने भागदौड़ भी की, लेकिन परिस्थितियां एक तो पेंडेमिक की वजह से बीजेपी के लेकिन लिए बहुत अनुकूल नहीं मानी जा रही थी। दूसरा वो 4 धाम बोर्ड की वजह से जो खासकर पंडा समाज और समाज का एक वर्ग जो खासा नाराज है, उसकी वजह से भी खतरा माना जा रहा था। तो इन्होंने जो गलती की है सट वाला चुनाव उपचुनाव छोड़ करके, तो उसकी इसका मतलब ये था कि या तो आपने जानबूझ के किया, देखते रहे कि भाई ये क्या अगली बीजेपी की नैया पार लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। जब इनको कॉन्फिडेंस हो गया कि भाई नहीं तीरथ सिंह रावत नैया पार नहीं लगा सकते हैं, तो तब उन्होंने बदला। तो ये बात भी एक हो सकती है। बहरहाल जो नए नेता है जो आपके पुष्कर सिंह धामी उसके होनार नेता है, प्रदेश के नौजवान नेता है, चाहे कोई किसी भी पार्टी के अच्छे नए जो लड़के आ रहे हैं, बजाय बुजुर्ग जो नेता है जो सीनियर हमारे लीडर हैं, और चाहे किसी पार्टी के नई जो और ये निर्णय पहले ही होना चाहिए था। बहुत तेज तर्रार जी, वो बहुत तेज तर्रार लड़के आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो या दूसरे दलों से भी जो आ रहे हैं, वो अच्छी लीडरशिप आ रही है, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके 11-11 20-20 केस चल रहे हैं और फिर भी आप कैसे करके विधायक बन रहे हैं, तो ये वो वाला बात नहीं है इनमें। लेकिन इनके लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है, समय इनके पास बहुत कम है, और इनको जो सामना करना होगा, हरीश रावत जैसे खाटी नेता का मुकाबला करना होगा कांग्रेस से, तो वो गंभीर। अब ये समझिए बजट था त्रिवेंद्र सिंह रावत का, उसका थोड़ा सा 4-4.5 साल उन्होंने अच्छा किया, बुरा किया या गंवाया है, तो ये तो बीजेपी वाले जाने। अगर अच्छा किया था तो फिर बदला क्यों आपने उनको? दूसरी बात, इनको भी 3 महीने का भी पूरा समय नहीं दिया। ये कुछ करने भी जा रहे थे, कुछ करके भी थे, 3 महीने क्या डिलीवर करते आप बताओ ना। कुछ मैंने कोई डिसीजन लो भी तो वो डिसीजन सरकारी सचिवालय से निकलते जमीन पर उतरते महीनों लग जाते हैं किसी भी काम को। जी, तो इतनी जल्दी इनसे भी क्या काम तो अब 8 महीने में पुष्कर सिंह धामी से आप कितनी उम्मीद करेंगे? वैसे ना उम्मीद ही तो खैर उम्मीद पे तो अब उम्मीद यही की जा सकती है कि अपने कुशल नेतृत्व और लोगों को एक साथ मिलाकर ले चलना और विधानसभा चुनाव में कैसे भी भाजपा को वहां पर जीत दिलवाना, यही बीजेपी का एक सबसे गुण है। धामी में गुण है, ये सबको साथ ले चलने के गुण हैं, बिल्कुल ऐसा निश्चित रूप से है। लेकिन सवाल सब ये है पॉलिटिकल स्किल
ये और पीछे है जी। सबसे लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ठीक है, बहुत ही गुणवान हैं, बहुत ही अच्छे कार्य को लेकर कुशल प्रशासक के तौर पर, या फिर उन्होंने जो भी संगठन के तौर पर काम किया है, उनके पास अनुभव भी है, उन्होंने पूरे प्रदेश के युवाओं को एकत्रित करके बेरोजगारी के मुद्दे पर भी उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन सवाल यह है कि पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, जो कई लोग रेस में थे, या फिर जो सीनियर लीडर हैं, मैं जोशी जी से जानना चाहूँगा इस मामले में कि जो सीनियर जो लीडर हैं, जो लगातार इस बात को लेकर ताक में रहते हैं, यानी ठीक है आप फूल तो दे देते हैं लेकिन कांटे को नहीं छोड़ते। सुरेश जी। देखिए सागर जी, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो हमारे संस्कार हैं, वो इस तरह के संस्कार हैं कि भाई हम कार्यकर्ता को जब शिक्षित और प्रशिक्षित करते हैं तो उसको उसका जो ध्येय है, उसका जो उद्देश्य है, उसको ये उसके जहन में या उसके दिमाग में शुरू से ये डाला जाता है कि भाई हम लोग जो काम कर रहे हैं अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे, किसी व्यक्तित्व को बढ़ाने या घटाने के लिए नहीं कर रहे, हम समाज को लेकर के, प्रदेश को लेकर के, प्रदेश के डेवलपमेंट को लेकर के, उसके विकास को लेकर के, उस प्रदेश की समस्याओं को निराकरण को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जो है कि सबका मान, सबका सम्मान हम लोग करते हैं। अब आपने देखा होगा कि पुष्कर सिंह धामी जी को आज हमने मुख्यमंत्री बनाया, भाई आप भी कल्पना नहीं कर सकते थे कि पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अभी तो वो जो मुख्यमंत्री बने हैं वो किसी मंत्रिमंडल में मंत्री भी नहीं रहे। तो इस तरह के फैसले या इस तरह के डिसीजन से या इस तरह से कार्यकर्ता को आगे बढ़ाना और उसका सम्मान करना समय के आधार पर ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अगर आप और राजनीतिक दलों का आकलन करेंगे तो वहां पर को जो है कि बायोडाटा किस तरह के देखे जाते हैं आपने सब देखा है, ये बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो विधानमंडल दल है और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हम सब लोग, क्योंकि 3 दिन का हमारा जो अभी चिंतन मनन शिविर एक रामनगर में लगा था जिसमें मैं खुद उपस्थित था, और 3 दिन तक हम लोगों ने वहां पर बैठ करके जो एक चर्चा वार्ता की, उसका हमारा ध्येय और उद्देश्य ये है कि हम 2022 का चुनाव सब लोग एक साथ मिल करके, एक साथ बैठ करके, सर्वानुमति बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कि मैं आपको एक बात बतलाना चाहूंगा कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जो लाइन है वो संगठन से खड़ी होती है। हमारा चुनाव चिन्ह जो कमल का फूल है उससे शुरू होती है, हमारी आइडियोलॉजी से शुरू होती है। जब हम उसको आगे फ्रंट में रखते हैं तो पीछे से ऑटोमेटिक हमारा कार्यकर्ता, हमारा बूथ स्तर से लेकर के मंडल और प्रदेश स्तर तक का कार्यकर्ता उसके पीछे होता है। लेकिन अन्य दलों में जब नेता आगे होता है तो एक सवाल संजय भट्ट से ये बनता है कि ठीक है, बीजेपी में एक बेहतर करने की कोशिश की जा रही है, चेहरा बदल कर हो, प्रदेश की भलाई को लेकर हो, एक युवा चेहरा को मौका दिया गया है, तो आपको इसमें क्या दिक्कत है संजय भट्ट? दिक्कत की बात नहीं धर्मराज जी। पहली बात तो यह है कि हमने गंगोत्री विधानसभा सीट से कर्नल अजय कोटियाल का नाम घोषित किया कि मुख्यमंत्री आए, लड़े। हमने चुनौती दी कि कर्नल कोटियाल के खिलाफ चुनाव लड़े और लड़कर जीत कर दिखाएं। अब इससे ये डर कर भाग गए और ये संविधान का नाम ले रहे हैं कि संजय भट्ट, सल्ट में तो आप अपने प्रत्याशी उतारे नहीं थे वहां जब आपके पास मौका था तो? जी, आपका वाजिब है सवाल, लेकिन जब हमने कर्नल कोटियाल को अभी उतारने की घोषणा कर दी उसके बाद मुख्यमंत्री, लेकिन जब आपको पता है कि वहां चुनाव हो ही नहीं सकता, आर्टिकल 151 के तहत हो सकता है, ये संवैधानिक संकट नहीं है। अभी आपके सामने जो हमारे बेटे क्या नाम उनका, रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने भी कहा कि हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया है कि चुनाव करवा भी सकते हैं, तो चुनाव हो सकता है। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि सल्ट का चुनाव भी 1 साल के भीतर ही हुआ है। 18 मार्च 21 से 18 मार्च 22 के बीच में ही सल्ट का चुनाव हुआ है, अप्रैल में। ये कौन कहता है कि नहीं हो सकता है? अप्रैल 17 में सल्ट का चुनाव हुआ है जो इस साल के अंतिम साल के अंदर ही हुआ है, जिसका रिजल्ट 2 मई को आया है। ये कहना बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी झूठ और बरगलाने वाली पार्टी है, ये बरगला रहे हैं। जोशी जी जो ये कह रहे थे कि बहुत विकास हुआ, जोशी जी मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से पूरे उत्तराखंड को बताना चाहूंगा कि 3000 स्कूल बंद हो गए, सरकारी स्कूल, इन 20 सालों में। तो विकास हुआ या विनाश हुआ, तो जोशी जी भी ज्यादा बेहतर समझते होंगे, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। और दूसरी बात, जो ये चिंतन शिविर और चिंतन बैठक की बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता श्री सुरेश जोशी जी, आपने तब तो चिंता की नहीं जब यहाँ कोविड चल रहा था, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, बेड नहीं मिल रहा था और दूसरे सुविधाएं नहीं मिल रही थी, और
लेकिन अब जब आपके मुख्यमंत्री के ऊपर बात आई, आपको लगा कि सिर्फ 15 सीटें आएंगी, तो आपने चिंतन बैठक शुरू कर दी। अरे भैया, कभी जनता की भी चिंता कर कीजिए। अगर जनता की चिंता करेंगे तो जनता आपकी चिंता करेगी। लेकिन आपको तो सिर्फ चिंता है किसी तरह से सत्ता हासिल हो जाए, मुख्यमंत्री बदलने के साथ पूरे उत्तराखंड का पूरे देश में नाम आप बदनाम कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, लगातार आप करते आ रहे हैं। जी सुरेश जोशी जी। देखिए सागर जी, पहली बात तो मैं आपको ये बतलाऊं कि संजय भाई कह रहे हैं कि आप हमसे डर गए, आपने इसलिए चुनाव नहीं लड़ा। देखो, चुनाव तो 6 महीने बाद होना ही है भाई। 6 महीने बाद आप भी लड़िए, हम भी लड़ेंगे, तो उस समय पता चल जाएगा कि भाई कहां पर आप खड़े हैं और कहां पर हम खड़े हैं। ये कोई बहुत दूर तो होना नहीं है, इसके लिए कोई 5 साल का वक्त इंतजार भी नहीं करना है। तो हम लोग जब चुनाव लड़ेंगे तो पता चलेगा कि भाई 70 सीटों में क्या आपके दल को, आपकी पार्टी को क्या प्रत्याशी भी मिल पाएंगे। ये एक प्रश्न तो सबसे बड़ा ये खड़ा होता है। देखिए, आज मैं जिस विषय पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं, हम लोगों ने जब 5 साल 4.5 साल हो गए, 5 साल जब हम सरकार चलाने के बाद जनता के बीच में जाएंगे, तो निश्चित तौर पर देखिए हमारा नेतृत्व भी होगा, हमारी सरकार की उपलब्धियां भी होंगी, और हम लोगों का आगे का जो 5 ईयर प्लान अगेन होगा वो भी प्लान होगा। इन सब विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे, तो उसमें जनता को विचार करना है या जनता को मत देना है कि भाई वो किस मॉडल को, किस आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करती है। क्योंकि वैसे भी अगर आप उत्तराखंड देखेंगे, उत्तराखंड एक राष्ट्र से, अपनी राष्ट्रीय उससे लेकर के ओतप्रोत, मैं कहता हूं कि राष्ट्रीयता से ओतप्रोत राज्य का मतदाता है। वो जानता है कि भाई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर किस दल की, किस आइडियोलॉजी की सरकार बननी चाहिए। और हमने क्या काम किया, देखिए कोरोना को, जिस तरह से कोरोना प्रदेश में आ गया था और हमारे जो हॉस्पिटल्स थे उसमें उत्तराखंड ही नहीं, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के लोग भी आकर के यहाँ भर्ती हो गए थे। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते थे कि भाई आपको दिक्कत है तो आप भर्ती मत होइए। तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में भी हमने कोरोना से निजात पाई है। जोशी जी। जी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस के भी प्रवक्ता जुड़ गई हैं। एक मिनट संजय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गई हैं, प्रतिमा सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, उत्तराखंड को आज नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी मिले हैं, कुछ देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? जी प्रतिमा जी। देखिए, प्रतिक्रिया क्या होनी है, अब आप चाहे जी बिल्कुल, चाहे पुष्कर धामी को ले आइए, आप चाहे आप तीरथ सिंह को लेके आए थे, लेकिन भाजपा का जो चाल चरित्र और चेहरा है और जो नीयत है वो तो साफ है ना, स्पष्ट है कि उन्हें अपने आंतरिक मसलों में इतने उलझे हुए हैं कि वो उसको ही नहीं सुलझा पा रहे हैं। उन्हें प्रदेश की बिल्कुल पड़ी नहीं है। आपको प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया 57 का, उसके बाद आप 5 साल के लिए एक मुख्यमंत्री तक नहीं दे पाए इस जनता को, तो ये इस जनता की जो विश्वास के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात है। तो पहले भारतीय जनता पार्टी को जो अपनी नीयत है वो बदलनी पड़ेगी, अपना जो चाल चरित्र और चेहरा है वो साफ रखना पड़ेगा, उसके बाद आप चेहरे बदलते रहिए। अब जनता आपको समझ गई है तो आप जितने भी चेहरे बदलिए, 2022 का जो जनता है वो इंतजार कर रही है। जी सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखिए सागर जी, मैं क्योंकि आप इतना कहना चाहता हूँ, मैं देखिए इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को क्या बदलना है, भारतीय जनता पार्टी को क्या नहीं बदलना है, प्रदेश की जनता किसके साथ खड़ी होगी ये वक्त बतलाएगा। और भारतीय जनता पार्टी में बहुत कर्मठ कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व योग्य है और वो सक्षम है कि भाई किस समय पर हमको क्या करना है और किन परिस्थितियों में और किन स्थितियों में हमको आगे बढ़ना है। तो फिर 4-3 महीने के लिए आपको सीएम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी थी? यही दिक्कत है आप लोगों के साथ। जब आपकी बात को मैंने बहुत शालीनता से सुना बहन, आप भी सुनिए। और वो भी एमपी को ले आए, आपको 57 में से उस वक्त क्यों नहीं मिला था सुरेश जी? अरे सवाल है प्रतिमा जी। नहीं, मैंने तो बहुत देर से आपकी सुनी, आपने बड़े झूठे झूठे बखान किए, कोरोना काल की बात करी। देखिए, जिस कोरोना काल की बात आप कर रहे हैं, उस कोरोना काल में शायद आप भूल गए कि जिस माँ गंगा को मोदी जी ने बुलाया था, उसी माँ गंगा में बहती लाशें नजर नहीं आई आपको। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा मौतें हुई, हरिद्वार का जो कुंभ घोटाला कांड था वो आपको नजर नहीं आ रहा है। यही सारी नजरें, यही सारे आपके कृत्य हैं जिसकी वजह से शायद हाईकमान को, तीरथ रावत को बदलने की जरूरत पड़ गई। आप मेरा टाइम भी इनको दे दीजिए।
जी बोलिए बोलिए सुरेश जी, एक बार सुनिए एक बार आप ऐसा करिए, इनको 5 मिनट का पूरा वक्त दीजिए, मैं इनके सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ दे दूंगा। लेकिन मैं कभी भी बहस में जो है किस तरह से बीच में वो नहीं करता। देखो बीच में मेरी आदत खुद भी नहीं है, मैं किसी की दूसरे की भी वो नहीं करता। ठीक है, आप बोलिए, आप इनको समय दीजिए पहले। या देखिए, मैं जिस बात को कह रहा था कि हमारे दल पे जो प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है या जो हमारी सरकार पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, देखिए वो लोग प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। भाई 57 लोग थे, आप एक मुख्यमंत्री तय नहीं कर पाए, आपका मुख्यमंत्री 5 साल नहीं चला। मैं उन्हीं से प्रश्न पूछता हूं कि हमारे 57 विधायकों में ये परिस्थिति है, स्थिति है, इस समय के आधार पर ये चीजें बनी है। आप ये बताइए, आपके तो कुल 10 विधायक हैं, 11 धड़े बंद करके आज 15 दिन से आप क्यों दिल्ली में बैठे हुए हैं भाई? ये क्या प्रश्न करने का? जब आप मुझसे प्रश्न कर रही हैं, विद्यासागर जी मुझे 10 सेकंड दीजिए, इसका जवाब देना चाहूंगी। अभी फिर शुरू हो देना ना जवाब, आप अपनी बारी में। मैं तो कह रहा हूँ आपको 5 मिनट का समय दो, आप मुझे तो बोलने दो। तो मेरा समय आप खराब मत करिए ना, आपका समय मैं नहीं कर रहा खराब, आप जो मर्जी बोलिए। आपको भाई जो संवैधानिक सिस्टम से जो मर्यादित है सब बोलिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं उसका उत्तर दे पाऊंगा, दूंगा, नहीं दूंगा तो आपका उत्तर ही ऊपर रह जाएगा। देखिए सब प्रश्न ये खड़ा होता है, वो दल या वो पार्टी हमसे प्रश्न खड़ा करती है जो खुद दलदल में फंसी हुई हो। अब ये कोरोना की बात करते हैं, हमसे तो कह रहे हैं कि इतने लोग यहाँ पर मर गए। मैं बतलाना चाहता हूं, आपने सारे डिबेट्स में देखा होगा, कांग्रेस का एक एक नेता डे टू डे की लाशें गिन करके टीवी चैनल पे हमसे बहस करने आ रहे थे, कह रहे थे कि आज वहां इतने जल गए, आज उतने मर गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है, नेता मुझे ये बतलाएगा क्या आपने कोरोना में कितने लोगों को मदद की, कोरोना में कितने लोगों के आप घर पे गए, कोरोना पीड़ित परिवारों के साथ क्या आपका व्यवहार था? इस तरह से जो है कि आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन आप अपनी करनी कथनी को देखिए। आप 2022 का चुनाव लड़िए, स्वागत है आपका, आप भाई पॉलिटिकल पार्टी लड़ेंगे तो अगर जनता आपको चाहेगी आपकी सरकार 10 साल बनी है और भी बन जाएगी, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। सरकार किसकी बनेगी किसकी नहीं बनेगी वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि किसी दल पर, किसी उस सरकार पर आरोप लगाने से पहले अपने दामन पे, अपने घर पे आरोप नहीं है कि ये जी सुरेश जी ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि आखिरकार जब एक युवा चेहरा को ही प्रोजेक्ट करना था तो पहले ही क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जनता जो है बीच में ये उम्मीद लगा के बैठती है। जय सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, जय सिंह जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सवाल तो बनता ही है कि आखिर आपको 3 मुख्यमंत्री क्यों बनाने पड़े? मतलब कोई विधानसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए होता तो उम्मीद की जाती है जो सरकार रहेगी वो 5 साल रहेगी। 5 साल का जानबूझ के संविधान में तय किया गया है क्या, ताकि जो भी मुख्यमंत्री हो, जो भी सरकार बने, उसको पर्याप्त समय काम करने का, सोचने का, प्लान करने का और उसको नतीजे दिखाने का, निकालने का और भविष्य की प्लानिंग करने का पर्याप्त समय मिले। आखिर क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि आपको 4 साल भी पूरे करने पड़े तो एक आपने उनको बदल दिया, फिर एक व्यक्ति को 3 महीने भी नहीं है फिर उसको बदल दिया, फिर आने वाले जो उनके लिए आपने केवल 4 मान कितना करना भी चाहेंगे? क्या कोई देवतुल्य भी कोई आ जाए तो 6 महीने में कितना कर लेगा कोई काम? एक सवाल तो जोशी जी ये बन रहा है, वो तो जवाब आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात ये बैकलॉग आ रही है आजकल कोरोना की, आप कह रहे हैं बहुत ठीक है, कोशिश की है, वो सारे संसार में हुआ है जी। लेकिन कोरोना मैंने परसों तो 3 डेथ उस दिन की, 3 डेथ उस दिन की है और 218 डेथ पुरानी, मतलब जो छिपाई गई थी वो क्यों छिपाई जाती रही? रोज आजकल बैकलॉग आ रही है, जो उस समय 6000 7000 था अब पूछे अब लेटर ये क्यों हो रहा है? तो दूसरा सवाल। तीसरी बात यह है कि अब उसका हफ्ते भर से कोई सुनाई नहीं दे रहा, वो टेस्टिंग जी आ रहा हूँ आपके पास। जी जी सर बोलिए। हाँ, टेस्टिंग में ये हुआ कि एक तो बंगलिंग या फाइनेंशियल आपने किया, लेकिन जो भारत सरकार को धोखा दिया गया, जो उत्तराखंड की सरकार को जो जिसने भी धोखा दिया गया, हमने इतने टेस्ट, और भारत की जनता को, उन श्रद्धालुओं को जिन्होंने धोखा दिया कि आपके पास कुछ नहीं है, इनको तो कोरोना है ही नहीं, उनका नेगेटिव टेस्ट दे दिया बिना जांच किए हुए, जांच दिखा दिया, लाखों लोग आए बिना जांच के आए और यहाँ भी फैला गया तो और जगह चला गया। ये हफ्ते भर से कुछ नहीं सुनाई दे रहा, उसमें उस टेस्टिंग वाले में क्या जांच हुई है? इन सवालों बिल्कुल ये सवाल बनता है जय सिंह जी, निश्चित तौर पर आपने भी सवाल उठाया है और ये बार बार ये सवाल बनता है कि और भी प्रदेशों में बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां इस तरह की संकट जल्दी पैदा नहीं होता। कई जगहों पर सरकारें हैं, मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते हैं, उत्तराखंड में बार बार ऐसा क्यों होता है? प्रतिमा जी कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए।
रमन सिंह भी तो रहे, इतने सालों तक रहे रमन सिंह, अच्छा चलाया। देखिए बिल्कुल जोशी जी ने मुझे अब ये मेरा टाइम है आई गेस। देखिए जोशी जी ने मुझसे 4 सवाल किए हैं, तो मैं उनको पहले जवाब दे दूं। पहले तो उन्होंने कहा कि हमें 4 दिन क्यों लग रहे हैं, तो 4 दिन नहीं, हमें 6 दिन भी लगेंगे, हमें 10 दिन भी लगेंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है और आंतरिक लोकतंत्र के साथ साथ हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी भी हम देते हैं अपने हर कार्यकर्ता से लेकर के बड़े नेता को। तो हम हर व्यक्ति से यहाँ बात करेंगे ताकि कोई बाद में ये ना कह दे कि उसकी बात अनसुनी रह गई, इसलिए हमें वक्त लग रहा है। और आपको तो 57 विधायकों में से एक सीएम ना मिला 4 महीने के लिए। प्रतिमा सिंह जी ठीक है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए, लेकिन एक सवाल इस पर बनता है, जैसे कि आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र को लेकर, लेकिन कांग्रेस के जितने भी दिग्गज हैं, बड़े नेता, अभी आप सुशील कुमार मोदी को जहां तक कई नेता ऐसे हैं जो लगातार चिट्ठी लिख रहे हैं, खासकर कांग्रेस में, और बार बार ये कह रहे हैं कि वहां पर संवाद का बहुत दिक्कत है, संवाद का अभाव है। अगर उत्तराखंड में इस तरह से संवाद शुरू हुए हैं तो ये अच्छी बात है। जी देखिए विद्यासागर जी, नहीं देखिए, संवाद की कोई दिक्कत नहीं है, ये बात वही नेता कह रहे हैं जो अति महत्वाकांक्षी हैं और दूसरे, और सुन लीजिए, अरे भाई सुन लीजिए ना, क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैंने आपके बीच में तो नहीं बोला, बहुत शांति से सुनी थी, सब्र रखिए थोड़ा। और रही बात, आप ये जो बात कह रहे हैं ये वो उन नेताओं की है जो अति महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ दूसरे दल में जाने की चले जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो खामियां देखिए अपने दल में निकालेंगे। दूसरी बात इन्होंने कही कि उत्तराखंड में कोरोना की स्थिति को लेकर मैंने जो जोशी जी से बात कही, उन्होंने उस पर वो पहुंच गए, MP से लेकर वो पहुंच गए, राजस्थान भी पहुंच गए, महाराष्ट्र भी पहुंच गए। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि शायद ये भूल गए हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट को सरकार को लताड़ लगानी पड़ी कि आपने जो मौतों का आंकड़ा दिया है वो गलत दिया है, मौतों के आंकड़े को सही करिए। उसके बाद आपने खुद देखा होगा कम से कम 20,000 नई जो डेथ थी वो आंकड़ों में शामिल की गई। यही हाल उत्तराखंड का रहा। उत्तराखंड में कोरोना काल में कम से कम 10 से 12 बार उत्तराखंड हाई कोर्ट को सरकार को लताड़ना पड़ा, चाहे वो टेस्टिंग की बात हो, चाहे वो डबल इंजन की बात हो। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने तो ये तक कह दिया था कि प्रदेश में डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है, डबल इंजन फुस हो चुका है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की जो डिमांड थी कोरोना काल में वो केंद्र की सरकार ने नहीं मानी। तो देखिए इस तरीके की बातें करके आप अपना क्या मजाक उड़ाते हैं। कुंभ में इतना बड़ा घोटाला हो गया, उस पे भारतीय जनता पार्टी ने एक सफाई नहीं दी, एक बात नहीं करी। मुख्यमंत्री के अंडर में था पूरा का पूरा, आप समझिए, हेल्थ डिपार्टमेंट, और वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट करप्शन के चार्जेस है वो तीरथ सिंह रावत से लेकर स्मृति ईरानी तक के साथ उसकी पर्सनल कमरे में, पर्सनल घरों में फोटोज हैं। अगर आप जनता के बीच में फोटो ले आते ये तो आप कह देते भाई विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेकिन किसी के घर के अंदर की फोटो है, आप बगल में बैठे हुए फोटो है, बड़े बड़े नेताओं के, अमित शाह से लेकर स्मृति ईरानी तक की, उस पे एक शब्द नहीं बोला भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो भ्रष्टाचारी ये सरकार, ये जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जुमलों की बातें करके 2017 में डबल इंजन का वादा करके सत्ता में काबिज हुई थी, पिछले 4.5 सालों में इन्होंने सिर्फ अपना जो लक्ष्य भेदने के अलावा, अपना सत्ता का लाभ उठाने के अलावा एक भी कार्य देवभूमि की जनता के हित में नहीं किया। बेरोजगारी में उत्तराखंड अव्वल नंबर पे है, और आप समझिए महंगाई चरम पर पहुंच गई है, किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, किसानों का ऋण माफ नहीं किया आपने, नौजवान सड़कों पर बैठे हुए हैं। आज उपनल से लेकर पंचायती राज से लेकर निगम तक के जो कर्मचारी हैं वो अपनी जो है सैलरी को लेकर के और अपनी जॉब को लेकर के सड़कों पर बैठे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बात करने का कोई अधिकार नहीं है। जोशी जी, आपको चैनल पे कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। प्रतिमा जी, ठीक है, आपने तमाम खामियों को गिनाया है उत्तराखंड को लेकर, लेकिन मैं उत्तर दूं? जी मैं उत्तर दूं? जी बोलिए। जी पहली बात तो मैं ये बताऊं कि चैनल में बोलने के लिए मुझे प्रतिमा जी ने बुलाया या जी बोलिए चैनल ने बुलाया, न्यूज वन इंडिया ने बुलाया या प्रतिमा जी ने? नहीं, हमने बुलाया है सर, आपको हमने बुलाया है। नहीं, प्रतिमा जी कह रही है कि आपको चैनल में बोलने का अधिकार नहीं है, तो क्या वो अधिकार मिल गया मुझे? अब मैंने कहा झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। आई डिड नॉट से कि आपको अधिकार नहीं है, आई सेड झूठ। प्लीज देखिए, नहीं, आप फिर बोलने लगी बीच पे। आपने प्रश्न किया, मैं चैनल के एंकर महोदय से पूछ रहा हूँ कि मुझे अधिकार है नहीं है बोलने का? बिल्कुल है अधिकार, सबको अधिकार है अपनी बात कहने की। बोलिए। देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि
प्रदेश के अंदर जो कोरोना के बैकलॉग को लेकर के अपने आदरणीय जयसिंह जी ने जो विषय को रखा कि ICMR को या सेंट्रल को जो गलत रिपोर्ट दी गई है, देखिए वो उसके बारे में जब तीरथ जी मुख्यमंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री भी उनके पास था, तो उस समय जो है कि बहुत विस्तृत उस पर जांच हुई थी। उसमें कहीं न कहीं जो है कि वो मिस हैंडलिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन की उसमें कमी थी। कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण इस तरह का प्रकरण आए थे, और वो जो जिस हॉस्पिटल में डेथ्स हुई थी वहां पर न तो कोई रिकॉर्ड छुपाया गया था, न आज वहां पर कोई रिकॉर्ड छुपा हुआ है। वो रिकॉर्ड तब भी था, आज भी था, लेकिन उसको स्टेट में आने में जो एक मिसहैंडलिंग हुई है या CMO की या यहाँ के अधिकारियों की जो वो नहीं हुआ है तालमेल, में कह सकता हूँ, वो उस पर एक दिक्कत है। दूसरा विषय ये आया कि सरकारें संवैधानिक तौर पर 5 साल के लिए चुनी जाती हैं, निश्चित तौर पर 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। हमने गवर्नमेंट को डिजोल्व नहीं किया है कहीं भी 5 सालों के अंदर, लेकिन संवैधानिक जो परंपरा है, जो संवैधानिक स्थिति है, उसमें सुनिए देखो, मैं बहुत शालीनता से सुनता हूँ, आप मेरे प्रश्नों का आप बीच में मुझे प्रश्न कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए दूसरी बात क्या है कि संवैधानिक व्यवस्थाओं में और संवैधानिक स्थितियों में मुख्यमंत्री के बदलाव या मंत्रिमंडल में बदलाव होते रहते हैं, और ये 1950 में जब हमारा संविधान बना 26 जनवरी 1950 वो होते रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। उसमें प्रदत्त अधिकारों के तहत ये विषय ये आपके पास अधिकार है, ये पार्टी के पास अधिकार होता है चेहरे को लेकर। देखिए सुनिए, संवैधानिक बात तो वहां पर आती है जब 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में मंदिर गिरता है, मस्जिद गिरती है, और वहां के कारण जो है कि 4 सरकारें जो है कि आपकी बर्खास्त कर दी जाती है। उसको बोलते हैं संवैधानिक संकट, उसको बोलते हैं कि संवैधानिक अराजकता, उसको कहते हैं कि संविधान के खिलाफ जाना। विद्यासागर जी, संविधान के खिलाफ, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ जी। ठीक है, ठीक है, आपकी बात हम समझ गए। देखिए सवाल ये है, सुनिए दूसरा मुझे 10 सेकंड दे दीजिए सागर जी, सुनिए दूसरा विषय सागर जी, मैं आपको बताऊं कि जो अपने कोरोना टेस्टिंग को लेकर के हरिद्वार में हुआ है, ये जघन्य कांड जिसने भी किया है उसको सजा मिलेगी, चाहे कोई भी हो। उस पर जांच चल रही है और जांच के नतीजे बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएंगे। आपने कहा कि स्मृति ईरानी के साथ उसकी फोटो है। जब हम पब्लिक लाइफ में काम करते हैं तो निश्चित तौर पर फोटो किसी की भी किसी के साथ हो सकती है। आपको मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ, जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा तंदूर कांड हुआ था, तो उस तंदूर कांड के जो फोटोग्राफ्स थे वो राजीव गांधी जी के प्रधानमंत्री जी के साथ थे, उसमें जो देश के प्रधानमंत्री थे। तो क्या तंदूर कांड राजीव गांधी जी ने कराया क्या? ये तो इस तरह के आरोप और प्रत्यारोप, देखो पब्लिक लाइफ में अगर सुरेश जोशी कहीं निकल रहा है तो किसी के साथ उसका फोटोग्राफ हो सकता है। मैं इस बात को विद्यासागर जी, मुझे बोलने का मौका दे दीजिए, फिर मैं बीच में नहीं टोकना चाहती। इस तरह के जो आरोप हमारे यहाँ आपके पास आ रहे हैं, आप देखिए मैं सागर जी, पहली बात मैं आपको बताऊं कि प्रदेश के अंदर जो आपने कहा कि बेरोजगारी, मैं आपको बताना चाहता हूं, कल ही मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके जो 3 महीने में उन्होंने वो हम सब बात समझ, ठीक है सुरेश जी, वो सारी बातें ठीक है। समझेंगे सुरेश जी, एक मिनट, हमारा सवाल ये है, देखिए जय सिंह रावत जी ने भी ये बातें कही है, हम भी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं, और हर कोई, आपके भी जहन में ये सवाल है, एक मानवता के आधार पर, एक नैतिकता के आधार पर। हम आपके मुख्यमंत्री का विरोध नहीं कर रहे हैं। तीरथ सिंह रावत भी बहुत ही जोर शोर के साथ बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे, और 3 दिनों तक उन्हें सफाई दी। सवाल यह है कि अगर आपको नेतृत्व परिवर्तन करना ही है, अगर आपको बदलना ही है, तो फिर आप शुरू से ही क्यों नहीं कर देते हैं? यानी आपने, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत को आपने मौका दिया, 4 साल उन्होंने बहुत अच्छे से काम चलाया, फिर नहीं चलाया, जो वो आपका पार्टी का ये मामला है। आपने मुख्यमंत्री फिर बदल दिया, संवैधानिक संकट का आपने अपनी बात कह दी, आप एक युवा चेहरा को लाए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तमाम लोग लाइन में खड़े थे, बहुत पुराने दिग्गज सब खड़े थे, लेकिन एक नए चेहरे को आपने सीधे सीधे प्रोजेक्ट किया मुख्यमंत्री के तौर पर, और निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा भी मिलेगा। लेकिन यही काम पहले भी हो सकता था, क्योंकि अन्य राज्यों में भी आपकी 5-5 साल सरकार चलती है और वहां पर मुख्यमंत्री ऐसे नहीं बदले जाते हैं, उससे जनता सफर करती है। और ये दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड आज 21 साल के उत्तराखंड में 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए सागर जी, परिस्थितियां ऐसी बनी है निश्चित तौर पर, जैसे हमने संवैधानिक विषय का भी हवाला आपको दिया, उसका भी सारा डिटेल आपको बताई। तीरथ जी को भी जब बनाया गया था तो तीरथ जी भी युवा चेहरे के रूप में ही थे और एक बहुत ही अनुभवी व्यक्तित्व के रूप में। अगर बिल्कुल आपकी बात हम समझ गए। हम जय सिंह जी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि समय कम है। छोटा सा रिएक्शन सर, चलिए, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। संजय भट्ट, आप बहुत देर से शांत बैठे हैं, बोलिए। विद्यासागर, मैं आ रहा हूं, प्रतिमा जी आ रहा हूं। संजय भट्ट, फाइनल रिएक्शन।
देखिए, मेरा यही कहना है कि कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में सरकार है और उत्तराखंड कोरोना काल में मृत्यु दर में देश में दूसरे नंबर पे है। कांग्रेस की पंजाब में सरकार है और कांग्रेस मृत्यु दर में कोरोना काल में पहले नंबर पे भारत में, यानी उत्तराखंड से डबल, भारत से डबल उत्तराखंड में है और भारत से ट्रिपल पंजाब में है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस भी तो अपना प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही है, भारतीय जनता पार्टी भी रोज मुख्यमंत्री बदल रही है। क्या उत्तराखंड को आपने एक खिलौना बना के रखा? देखिए विद्यासागर जी, पहले शांत हो जाइए। संजय भट्ट जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, आप अपनी बात कहिए, मत होइए। मैं बस, मुझे 20 सेकंड दीजिए, एक छोटी सी बात का जवाब देना चाहती हूँ। पहले तो पहले तो उन्होंने कहा संवैधानिक संकट है। भाई संवैधानिक संकट उस वक्त तो नहीं था जिस वक्त सल्ट का चुनाव हुआ था। जब सल्ट उपचुनाव हुआ था तब कोई संवैधानिक संकट नहीं था। तब मुख्यमंत्री जी ने उस वक्त चुनाव क्यों नहीं लड़ लिया? तो दिक्कत यहाँ पे ये है कि आला कमान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के रूप में इस तरीके से TSR 1 को हटा के लेके आए थे कि इससे कुछ छवि सुधरेगी भाजपा की, लेकिन वो दाव जो है वो उल्टा पड़ गया। इसलिए अपने दाव को सुधारने के लिए इस बार इन्होंने भारतीय उत्तराखंड की जनता के साथ फिर से धोखा करने का काम किया है, एक तीसरा मुख्यमंत्री देकर के। देखिए सागर जी, आज जो है कि उत्तराखंड को एक नया युवा चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में मिला है। हम सब लोगों ने आगे की प्लानिंग को जो है कि आज से 4 दिन पहले कर रखी है। हम कल से उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे और आशा और उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड के विकास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही उम्मीद करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे कुछ ही देर बाद उत्तराखंड को नए मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे और एक नया चेहरा यानी 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड के वो बन जाएंगे।